अब बात करते हैं PDE ऑफ सेकेंड ऑर्डर। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था PDE ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, अब हम पढ़ेंगे PDE ऑफ सेकेंड ऑर्डर। कहने का मतलब क्या है कि हमने 4-5 चीज़ें पढ़ी थी, P, Q, R, S, T। ये होता था del Z अपॉन del X, del Z अपॉन del Y, del 2Z अपॉन del X स्क्वायर, del 2Z अपॉन del X del Y, del 2Z अपॉन del Y स्क्वायर। तो ये तो थी फर्स्ट ऑर्डर की सिंगल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तीनों हैं सेकेंड ऑर्डर के। अब सेकेंड ऑर्डर में भी डिग्री ओनली वन होनी चाहिए, डिग्री एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर 1 डिग्री हो। अब इसमें हम कैसे पहचानेंगे? कहने का मतलब वो उस एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम PDE कहेंगे ऑफ सेकेंड ऑर्डर, उसमें क्या होना चाहिए? एटलीस्ट एक डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए। कौन सी? R, S या T, इन तीनों में से, मतलब या तो ये हो या तो ये हो या तो ये हो, एटलीस्ट एक होनी चाहिए। मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकती है, हाँ हो सकती है। और डिग्री कितनी होनी चाहिए उसकी? एक होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है? जैसे कि d2z अपॉन dx स्क्वायर प्लस d2z अपॉन dy स्क्वायर बराबर 0, ये हो गया, है ना? तो ये भी एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर ही है, लेकिन बात क्या है, क्यों सेकंड ऑर्डर है? क्योंकि हाईएस्ट ये सेकंड ऑर्डर की है, ये भी सेकंड ऑर्डर की है, इसमें दोनों ही। अब बात करते हैं कि हमारे पास कैसी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की आने वाली है। तो पहली चीज़ कि जो हमारे पास LPDE आएगी वो विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स होंगी। कहने का मतलब मेरा ये है कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट एक ऐसी PDE जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हो, ठीक है, उसके डेरिवेटिव भी हो, ठीक है, ये सब होने चाहिए फर्स्ट डिग्री में। ये तो कंपलसरी बात है, क्योंकि डिग्री अगर बढ़ गई तो वो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर 1 डिग्री की नहीं होगी। ठीक है, और ये कोई भी ऐसी डिग्री जो कोई भी एक ऐसी PDE जो RST में हो, लेकिन वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैंने कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा लिखा हो RS इज इक्वल्स टू 0, मतलब d2z अपॉन dx स्क्वायर इंटू d2z अपॉन dx dy बराबर 0, ये नहीं है हमारी इक्वेशन जो हमें पढ़नी है। ठीक है, वो मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट कोफिशिएंट कहेंगे। अब ये इक्वेशन हमारे पास दो तरीके की आती है। कौन सी? मतलब LPDE विद कांस्टेंट कोफिशिएंट जो होती है वो दो तरीके की आती है। कौन सी? पहली होमोजीनियस, दूसरी नॉन होमोजीनियस। अब कैसे पता चलेगा? होमोजीनियस वो जिसमें एवरी डेरिवेटिव हैव सेम ऑर्डर। क्या समझ में आया? कि जितने भी डेरिवेटिव्स होंगे उन सब का ऑर्डर सेम होगा। एग्जांपल d2z अपॉन dx स्क्वायर d2z अपॉन dy स्क्वायर बराबर 0। देखो दो डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंट डेरिवेटिव है, एक ये और एक ये भी सेकंड ऑर्डर की है, ये भी सेकंड ऑर्डर की, ऑर्डर दोनों का सेम है, यहाँ नहीं है कोई, तो ऑर्डर सेम है, तो ये हमारे होमोजीनियस है। नॉन होमोजीनियस जैसे d2z अपॉन dx स्क्वायर प्लस dz अपॉन dy बराबर 0,
है तो यहाँ भी टू डेरिवेटिव, एक ये डेरिवेटिव और एक ये डेरिवेटिव, लेकिन ये सेकंड ऑर्डर की और ये फर्स्ट ऑर्डर की, तो यहाँ पे ये नॉन होमोजीनियस है। ठीक है, अब इसमें हम सॉल्यूशंस कैसे लिखते हैं इसके, तो सॉल्यूशंस का एक ही तरीका है। कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ पे भी CF प्लस PI निकालेंगे और यहाँ पे भी हम कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए CF प्लस PI निकालेंगे। CF निकालने के लिए रूल्स लगेंगे CF के और PI निकालने के लिए रूल्स लगेंगे PI के। यहाँ के रूल्स और यहाँ के CF के रूल्स, PI के रूल्स अलग अलग होंगे क्योंकि इक्वेशंस ही अलग अलग हैं, तो रूल्स अलग अलग होना बहुत ज़्यादा लाजमी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम पहली चीज़ की, जो को है होमोजीनियस LPDE विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, कैसी टाइप की होगी ये इक्वेशन। ठीक है, मैंने बोला कि इक्वेशन ऐसी होगी कि सबका ऑर्डर सेम होगा। सॉरी, मैंने यहाँ पे डी लिखा है, ये सारे डेल है क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, तो ये डेल है। ठीक है, चलो, तो ये हमारे पास डेल है क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो डेल बनेगा। कोई भी हो सकते बराबर, ज़रूर ज़ीरो हो, ज़रूरी नहीं है। अब क्या बात करते हैं कि ज़रूरी नहीं है हमेशा ऐसे हो, इसके आगे कोई मल्टीप्लाई में भी हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो सकता है, ये फंक्शन हुआ। अब हमें ये चीज़ पता है, इस वाले पार्ट से हम CF निकालते थे फर्स्ट ईयर में भी, और इस वाले पार्ट से हम PI निकालते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन जो बनता था वो CF प्लस PI बनता था। अब हम पहले पढ़ेंगे कि हम CF कैसे निकालते हैं, उसके रूल्स। ठीक है, अब क्या करना है हमको, अभी के लिए CF निकालने के लिए नहीं, अब हम इसमें ये चीज़ समझेंगे, ये ऐसे ही हो गई कि हमारे पास जो डेल अपॉन डेल x होगा, मतलब x का डेरिवेटिव, उसको हम d लिख देंगे, डेल अपॉन डेल y होगा जो कि y का डेरिवेटिव होगा, उसको हम d डैश लिख देंगे, क्योंकि ये बार बार लिखना थोड़ा सा इनएप्रोप्रिएट हो जाता है, क्योंकि बार बार बड़ी चीज़ें लिखनी पड़ती है। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसी इक्वेशन को अगर मुझे इस फॉर्म में लिखना है तो A0 d स्क्वायर प्लस A1 d डैश का स्क्वायर प्लस A2 d डैश बराबर f ऑफ x बन गया। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं रूल्स ऑफ CF की तरफ। CF के रूल्स, CF के रूल्स क्या हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है A0 d स्क्वायर A1 d1 d डैश A2 d डैश का स्क्वायर बराबर, अच्छा ये कहाँ से आई वो देखते हैं। इससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ, यही क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, इनमें क्या था कि एक Z भी था ये, ठीक है, तो मैंने इन सब से Z को कॉमन निकाल लिया। तो वही इक्वेशन लिख लेते हैं दोबारा से। इक्वेशन क्या थी, A0 d स्क्वायर A1 d डैश A2 d डैश का स्क्वायर और बाहर Z बराबर, अभी मैंने क्योंकि मुझे CF निकालना है तो मुझे इसका तो काम है ही नहीं क्योंकि ये PI निकालता है ना, तो मैंने बराबर में 0 रख लिया। हर बार 0 ही रखेंगे क्योंकि जब हमें इससे PI निकालना है तो CF में इसका कोई रोल ही नहीं है, तो हमने 0 रख लिया। अब क्या करना है, D को M से रिप्लेस करना है, D डैश को और Z को 1 से रिप्लेस करना है। तो जब रिप्लेस कर देंगे तो क्या बनेगा, A0 m स्क्वायर प्लस A1 D की जगह M और D डैश की जगह 1 तो M ही रहेगा, प्लस A2 और D डैश की जगह 1 तो 1 का स्क्वायर और Z की जगह भी 1 तो 1 ही रहेगा, बराबर 0। ये आ गया। अब यहाँ से हमें M की वैल्यूज़ निकालनी है, जो कि 2 ऑर्डर के 2 M की वैल्यूज़ आएंगी। मान लो M1 और M2 आई, ठीक है। इस पे अब केसेस बनेंगे। अब केसेस कैसे बनेंगे कि M1 और M2 हमारे पास 2 वैल्यूज़ आई हैं M की, ठीक है। अब पहला केस कि M1
और M2 जो है वो डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब है डिस्टिंक्ट है। उस टाइम पे हम CF का जो रूल है वो होता है F1 y प्लस M1x F2 y प्लस M2x। दूसरा केस, अगर M1 और M2 जो है वो सेम है तो क्या होगा, F1 y प्लस M1x प्लस एक x की मल्टीप्लाई और हो जाती है। अब यहाँ मैंने M1 M2 लिखा है, लेकिन अगर M1 M2 सेम है तो इसको हम M ही रहने देते हैं। तो अभी क्योंकि सेम ही है, एक ही जैसी रखनी है, ठीक है। चलिए इतना समझ में आता है। अब ऐसा नहीं है ज़रूरी कि 2 ही वैल्यूज़ आएंगी, 4 भी आ सकती है। तो जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी अगर सेम है तो क्या करना है, जैसे मैंने 3 वैल्यूज़ आई, सेम है तो x, तो मैं रखूँगा x F2 mx, अगली बार बढ़ जाएगी, ऐसी जैसी भी आएगी वो जाती जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन पहला लेते हैं, d2z अपॉन dx² d2z अपॉन dx dy माइनस का 6 d2z अपॉन dy² बराबर 0। अच्छा, इसको मैंने लिखा था क्योंकि d अपॉन dx है तो d का स्क्वायर, z है, z को बाहर निकाल लेंगे क्योंकि z तीनों में है, माइनस ये भी कोई कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा d डैश माइनस 6d डैश का स्क्वायर और z कॉमन बराबर 0, ठीक है। अब मुझे क्या करना था कि d की जगह पे m रखना है, d डैश और z की जगह पे 1 रखना है, तो रखूँगा m² माइनस m माइनस 6 बराबर 0। अब इसमें से मुझे m की वैल्यूज़ निकालनी है, तो जब इसको सॉल्व करूँ तो m माइनस 3 m प्लस 2, क्योंकि इससे वैल्यूज़ निकालनी है, 3 और माइनस का 2 आ गई। अब दोनों वैल्यूज़ अलग अलग हैं, तो हमारा कौन सा केस किया, ये डिस्टिंक्ट वाला। तो क्या करना है, लिखना पड़ेगा CF में, CF बराबर F1 y प्लस M1 मतलब का 3x प्लस का F2 y प्लस M मतलब माइनस का 2 और x। अब ज़रूरी नहीं है इसको मैं यहीं लिखूँ, इसको यहाँ लिखूँ, इसको भी पहले लिख सकता हूँ, इसको भी बाद में। तो दिस इज़ CF। अब मान लेते हैं कि M की वैल्यू मेरी 3 आई होती, कोई ऐसा क्वेश्चन, तो CF जो आ जाएगा वो आ जाएगा F1 बराबर y प्लस 3x प्लस x, F2 बराबर y प्लस 3x, ये मेरा उसके लिए CF बन जाएगा, ठीक है। PI हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन देता हूँ, 4r माइनस 12s प्लस का 90 बराबर 0 और d प्लस 2d डैश d माइनस 3d डैश स्क्वायर z बराबर 0, ठीक है। थैंक यू।